हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी की, और फिजियोलॉजी में हम लोग 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज ये जो आपके 50 क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, कहाँ पर होता है ग्लाइकोजन संग्रहित? वसीय ऊतकों में, यकृत में, मांसपेशियों में या फिर व्रत यानी किडनी में। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो यकृत में संग्रहित होता है, यानी यकृत में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन होता क्या है? तो जो भी आप फूड ले रहे हैं उसके द्वारा जो हमें ग्लूकोज मिलती है, जिसमें अतिरिक्त जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है। कहाँ पर? लीवर में, यानी यकृत में। ठीक है, यकृत सेल्स के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं जो अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाए। और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है? लीवर सेल्स के द्वारा होता है। तो अतिरिक्त ग्लाइकोजन क्या होती है? लीवर में स्टोर हो जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एटीपी संबंधित है, एटीपी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्गी काय से, केंद्रक से या फिर गुणसूत्र से। तो देखिए, जो एटीपी है, एटीपी किससे संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और किस प्रकार संबंधित है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का यानी सेल्स का पावर हाउस इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ जो भी हम ले रहे हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनका ऑक्सीकरण होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनका जब ऑक्सीकरण हो जाता है उससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा मिल रही है। और ये जो ऊर्जा है ये हमें किस रूप में प्राप्त होती है? तो ये एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। एटीपी किस तरीके से संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी होती है ये एटीपी के रूप में मिलती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा हमें मिलती है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है, यानी जो मानव के शरीर के विभिन्न अंग हैं उनको बांधे रखने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है पेशी कोशिकाएं, आच्छादक कोशिकाएं, संयोजी कोशिकाएं या फिर तंत्रिका कोशिकाएं। तो कौन सा करेगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जितनी भी कनेक्टिव सेल्स हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कनेक्ट करने वाली सेल्स। ठीक है, कनेक्टिव सेल्स होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? शरीर में सभी अंगों को तथा तंत्रों के मध्य ये पाई जाती हैं और इनको कनेक्ट करने का कार्य इसका होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 12, 10, 14 या फिर 11। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यदि टोटल पूछा जाए तो 24 पसलियां होती हैं। यदि जोड़े में पूछा जाए तो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, इनको काउंट भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 इधर और 12 इधर, यानी टोटल कितनी हो गई? 24 पसलियां होती हैं। टोटल पूछे तो 24, जोड़े में पूछे तो 12 जोड़े। आगे बढ़ते हैं। मानव मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण के कारण होती है? आपने देखा होगा जब भी आप रनिंग कर रहे हैं या फिर कभी भी आपको ऐसे थकान महसूस होती है, ज़्यादा चल लेते हैं, तो थकावट जो होती है वो किसके निर्माण के कारण होती है? ऑप्शन है एडीपी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर क्रिएटिन। तो ये किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण मांसपेशियों में थकावट महसूस होने लगती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। लिगामेंट यानी स्नायु जोड़ते हैं। ऑप्शन है हड्डी को हड्डी से,
पेशी को पेशी से, हड्डी को पेशी से, पेशी को उपास्थि से। तो देखिए जो लिगामेंट होते हैं इन्हें हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, यानी हड्डी को हड्डी से ये जोड़ते हैं। ठीक है, एक होते हैं टेंडन, टेंडन। ठीक है, ये जो टेंडन होते हैं इनका कार्य क्या होता है, टेंडन का कार्य होता है पेशी को हड्डी से जोड़ना। ठीक है, क्या करते हैं, पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं टेंडन, जिन्हें हम हिंदी में कंडरा कहते हैं। ठीक है, टेंडन का कार्य है पेशी को हड्डी से जोड़ना और लिगामेंट का कार्य है हड्डी को हड्डी से या अस्थि को अस्थि से जोड़ना। इन चीजों को दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो दांतों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। किस तरीके से, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये टीथ हैं आपके। ठीक है, इंसीजियर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो ये 4 प्रकार के टीथ होते हैं आपको। तो दांतों को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, 4 प्रकार में, इंसीजियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आगे इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है संखास्थि है। संखास्थि कहाँ की अस्थि है या बोन है, खोपड़ी की, चेहरे की, रीढ़ की या फिर कान की। तो संखास्थि जो है ये कहाँ की अस्थि है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन होती है और ये कहाँ की होती है। देखिए जो टेम्पोरल बोन है, यहाँ पर पिक्चर में हम देखें तो ये आपकी स्कल है। स्कल के कान के पास की जो अस्थि होती है, ठीक है, स्कल का ये हिस्सा होती है और कान के पास की जो अस्थि होती है उसी को संखास्थि यानी टेम्पोरल बोन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। वहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी था इसका, कान की अस्थि। लेकिन ये खोपड़ी का हिस्सा होता है और कान के पास की अस्थि होती है, टेम्पोरल बोन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के सभी क्रंदक वह रदनक दंत गिर जाएं तो शेष बचेंगे। यहाँ पर बात हो रही है कैनाइन की और दूसरी यहाँ पर बात हो रही है इंसीजियर की, ठीक, इंसाइजर की। तो यदि कैनाइन और इंसाइजर यदि नहीं रहेंगे, बाकी के शेष कितने टीथ बचेंगे। आप सभी जानते हैं टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है 28, 20, 27 या फिर 24। यदि किसी के इंसाइजर और कैनाइन टीथ नहीं रहेंगे तो कितने टीथ बचेंगे। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, क्योंकि जो कैनाइन होते हैं और इंसाइजर होते हैं ये टोटल 12 होते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर पिक्चर में हम समझते हैं। तो आपको पता है 32 टीथ होते हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं। तो 32 दांत में 16 नीचे 16 ऊपर, इन 8 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो 8 टीथ हैं, ठीक है, डिवाइड कर लिए हैं हमने 8 टीथ। तो ये इंसाइजर हैं, ठीक है। इंसाइजर जो होते हैं संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैनाइन संख्या में 1 ही होता है, यहाँ पर पिक्चर में भी दिख रहा है, ठीक है। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और मोलर ये जो 3 टीथ हैं ये आपके 3 होते हैं, ठीक है। इंसाइजर यदि 2 हैं और इनको हमें डिवाइड करना है कितने में, 4 को, सबको 4 में ही डिवाइड करना है। बहुत ही आसान तरीका है कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए टीथ के बारे में, आपको पता है 32 टीथ होते हैं, ठीक है, 16 नीचे 16 ऊपर। तो इनमें हम यदि 8 के बारे में पढ़ना है तो कैसे इनको डिवाइड करके पढ़ेंगे। इंसीजियर इंसाइजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। अब इन सभी को 4 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। इसी तरीके से ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। इनको हम टोटल करेंगे तो ये भी 8 हो गए और इनको टोटल करेंगे तो 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है ये जो 8 टीथ हैं और ये 4 हैं, ठीक है, ये कितने हुए, टोटल 12 हो गए। यानी इंसाइजर और कैनाइन टीथ कितने हैं, 12 हो गए। यदि हम 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 20 टीथ बचेंगे। यानी हमारे प्रीमोलर और मोलर जो हैं कितने हैं, 20 हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही पूछा गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टीथ वाली वीडियो मैंने कराई हुई है, यदि यहाँ पर समझ में ना आया हो तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति का प्रति मिनट श्वसन बार होता है।
एक व्यक्ति प्रति मिनट में कितनी बार श्वसन करता है? ऑप्शन है 10 से 12, 15 से 20, 12 से 15 या फिर 18 से 20। तो कितनी बार करता है? राइट आंसर इसमें 12 से 15 होगा। कभी कभी यहाँ पर 12 से 16 मिल सकता है या 12 से 18 मिल सकता है, तो आप देख लीजिएगा जो आपका एग्जैक्ट हो उसी हिसाब से यहाँ पर सही आपको बताना है। 12 से 15 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब उस तक को ऑक्सीजन नहीं, यानी कि जो टिश्यू हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तब उत्तक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एसिफिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी या फिर एनीमिया। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एसिफिक्सिया कहा जाता है। कुछ और टर्म्स हम जान लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो डिस्पेनिया होता है जिसमें सांस लेने के दौरान कठिनाई महसूस हो, इसको क्या कहते हैं? डिस्पेनिया कहते हैं। एपनिया होता है जब सांस रुक जाती है, ठीक है, सांस रुक जाती है, इसको एपनिया कहते हैं, ठीक है। ब्रैडीपीनिया क्या होता है? श्वसन दर का कम होना, श्वसन दर कम होगी, ठीक है। टैचिपीनिया होता है श्वसन दर का तेज हो जाना, सांस जब तेज से आने लगे तो उसे टैचिपीनिया कहते हैं। हाइपोक्सिया होती है ऐसी स्थिति जिसमें कोशिका तथा उत्तकों को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से ना मिल पाए, उसे क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीजीटी में। आगे बढ़ते हैं। एसिड माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व होता है? तो कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन है पेप्सिन है, राइबोन्यूक्लियस है, टाइलिन है या फिर लैक्टेज है। तो कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी है? पिट्यूटरी है, लाल ग्रंथि है, यकृत है या फिर थायराइड है। तो कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत होती है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, ठीक है। और यदि इसका वजन पूछ लिया जाए तो 1 से लेकर 2.3 किलोग्राम इसका वेट होता है, वजन इसका होता है। कार्य क्या होते हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, बाइल का संश्लेषण करना, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल से ग्लूकोज का निर्माण करना। कभी कभी क्या होता है कि यदि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो और ग्लूकोज की ज़रूरत हो बॉडी को, तो क्या करता है? लीवर वसीय अम्ल और अमीनो एसिड से ग्लूकोज प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये भी कार्य यकृत का होता है। आगे बढ़ते हैं। एक एंजाइम जो मुख के अंदर सलाइवा में पाया जाता है, कौन सा एंजाइम होता है? जो माउथ कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। पेप्सिन होता है, इंसुलिन होता है, टाइलिन होता है या फिर बाइल जूस होता है। तो कौन सा होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। कई बार क्वेश्चन आया है, बदल बदल के पूछा गया है। टाइलिन को ही क्या कहते हैं? अमाइलेज कहा जाता है, ठीक है, अमाइलेज से कहा जाता है टाइलिन को। नेक्स्ट है, मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है? मानव मुख में यानी माउथ कैविटी में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। तो कितनी होती हैं ग्लैंड मानव मुख में यानी माउथ कैविटी में? तो ये 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर आप देखिए, पार्टोइड ग्लैंड होती है, सबमैंडिबुलर होती है, सबलिंगुअल होती है। 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, ठीक है। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का अवशोषण होता है, कहाँ पर होता है वसा का अवशोषण? फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? ग्रास नली में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर मुख में? तो वसा का अवशोषण जो होता है ये छोटी आंत में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? यानी माउथ कैविटी से लेकर एनस तक का जो मार्ग होता है उसे क्या कहा जाता है? आमाशय कहेंगे, आंतें कहेंगे, आहार नाल या फिर पाचन तंत्र इसे कहा जाता है।
तो इसे क्या कहा जाता है, आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ये यहाँ पर आप देखें, ये आपकी माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से लेकर और ये जो एनस है यहाँ तक का जो भाग होता है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल। और इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 30 से 33 फीट तक होती है। कहीं आपको 30 मिल जाएगा, 33 मिल जाएगा, तो लगभग इतनी ही होती है, जिसमें आपका माउथ कैविटी है, ऑसोफेगस है, स्टमक, छोटी आंत, सीकम, बड़ी आंत, ये सभी इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, कहाँ होता है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, हार्ट में, गुर्दे में, अस्थिमज्जा में या फिर पित्ताशय में। तो जो लाल रक्त कण यानी आरबीसी हैं, इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में ध्यान रखिएगा, केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। और क्या याद रखना है, इसमें केंद्रक नहीं होता, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और आरबीसी जो है इनको इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है, दूसरा नाम है इनका, पूछ लिया जाता है दूसरा नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है आरबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्लैंड है, कौन सी है शरीर की मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, सलाइवरी ग्रंथि या फिर लिम्फेटिक ग्रंथि। तो मास्टर ग्लैंड जिसे कहा जाता है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तरस स्त्रावित होता है, पित्तरस जो है यानी बाइल जूस, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, यकृत से, पित्ताशय से, प्लीहा से या फिर आमाशय से। तो जो जो पित्तरस है, बाइल जूस है, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, यकृत से होता है। ध्यान में रखिएगा, पित्ताशय में स्टोर होता है और ये स्त्रावित कहाँ से होता है, यकृत से होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, पित्ताशय में जाके स्टोर होता है। और क्या रखना है याद, यदि बाइल जूस की हम बात करें, बाइल जूस का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 8। ठीक है, 8 इसका पीएच होता है। डेली सिक्रेशन कितना होता है बाइल जूस का, तो 500 से लेकर 800 ml। ठीक है, 800 ml होता है, 500 से लेकर 800 ml लगभग डेली सिक्रेशन होता है बाइल जूस का, जिसमें आपका वाटर होता है, मिनरल, बाइल सॉल्ट होता है, पिगमेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ये सभी इसमें होते हैं बाइल जूस में, जो कि क्या करते हैं, वसा के पाचन के लिए जो पित्तरस है ये काफ़ी आवश्यक होता है। आपने सुना होगा जो गॉल ब्लैडर है, कभी कभी इसमें स्टोन हो जाती है, तो क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं यदि उसमें स्टोन हो जाए। और इसका कार्य क्या होता है, फैट के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और पित्तरस जो ये कहाँ पर स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। इसलिए जब कभी ऐसा होता है कि स्टोन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और फैट जो है उसको फैट नहीं दे सकते हैं ऐसे पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्त्रावित होता है, किसके द्वारा स्त्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक मेल हार्मोन है। ठीक है, मेल हार्मोन है ये एक, और ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है, लीडिंग कोशिकाएं, सेमिनल कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या इनमें से कोई नहीं। तो ये लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। लीडिंग सेल्स के द्वारा स्त्रावित होता है, मेल हार्मोन है ये, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं, जो शरीर है उसमें हार्मोन के कौन से सोर्सेज होते हैं, हड्डियां हैं, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, हड्डियां हैं या फिर नलिका विहीन ग्रंथियां हैं या अस्थिमज्जा है। तो जो हार्मोन है ये नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा इनका स्त्रावण होता है, यानी ये सोर्सेज होते हैं। जो ग्लैंड होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की ग्रंथियां हमने पढ़ी हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स। एक्सोक्राइन होती हैं जिनमें डक्ट होती है, जैसे लार ग्रंथियां, यकृत। एंडोक्राइन होती हैं जिनमें
नलिका विहीन होते हैं, यानी जिनमें कोई नलिका नहीं होती है, जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, मिक्स होती है, जैसे पैनक्रियाज हो गया। तो ये एंडोक्राइन प्रकार की है, यानी नलिका विहीन है। ठीक है, एंडोक्राइन प्रकार की है, हार्मोन्स का यहाँ से सिक्रेशन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस एक समूह को सर्वदाता माना जाता है? तो यहाँ पर कुछ ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वदाता माना गया है। ग्रुप ओ, ग्रुप ए, ग्रुप बी या फिर ग्रुप ए और बी दोनों। तो किसको माना जाता है? ग्रुप ओ को माना जाता है, जो कि सर्वदाता है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें ए और बी दोनों होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ए और बी दोनों इसमें एंटीबॉडी होती है। और कार्ल लैंडस्टोनर ने ग्रुप को बताए थे कि ब्लड के इतने ग्रुप होते हैं। ब्लड वाली वीडियो भी मैंने कराई हुई है, आपको डिटेल में अच्छे से कवर करना है तो वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या पाई जाती है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। कितनी पाई जाती है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है? 6000 से 10,000, 5000 से 10,000, 3000 से 5000 या फिर 7000 से 8000। तो कितनी होती है? लगभग 5000 से 10,000। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, 4 से 11 शायद वहां पर सही था, तो लगभग इतने के आसपास ही होती हैं। ठीक है, 5 से 10,000 तक इनकी संख्या होती है WBC की। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, ब्रेन का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, 1200 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर 800 ग्राम। तो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है ब्रेन, जो कि कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी में उपस्थित होता है, जिसमें आपके सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सभी भाग इसके होते हैं। 1400 ग्राम ये होता है वजन इसका। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसाइट को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? लिम्फोसाइट को, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को या फिर प्लेटलेट्स को। तो थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है? प्लेटलेट्स को कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है ब्लड प्लेटलेट्स का। ठीक है, क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट जैसे कि कभी कहीं कट हो जाता है, ठीक है, कट होने पर ये हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जो होते हैं। इनको आगे हम अभी बात करेंगे, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बोक्सेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट या फिर थ्रोम्बिन। तो कौन बदलता है? थ्रोम्बिन बदलता है। देखिए होता क्या है, जब भी कहीं कट हो जाता है बॉडी में, ठीक है, कट होने पे आपको पता है ब्लड निकलता है। जो हिस्सा कट हुआ है, ठीक है, वहाँ पर प्लेटलेट होगी, प्लेटलेट कट हुई तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगी, यानी उसमें हवा लगेगी थोड़ी, एयर के कांटेक्ट में आके क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये, और थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम होता है, ये क्या करते हैं? प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन का निर्माण होता है, उसी से फाइब्रोनोजन आता है। और थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन जो होते हैं फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप वहाँ पर जाके ब्लड वाली क्लास में देख लीजिएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग MCQ डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना डिटेल में यदि कराएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क में रक्त की औसत मात्रा होती है, कितनी होती है? 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर या फिर 1.5 लीटर। तो कितनी होती है? तो 5 लीटर होती है लगभग। यदि कभी ऐसे पूछ लिया जाए मेल में कितनी होती है, तो मेल में 4 से 6 लीटर होता है। फीमेल में कितनी होती है? फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, तो इतना ब्लड सभी की बॉडी में होता है। नेक्स्ट है, रक्त का pH है। रक्त का pH कितना है? 7.2, 6.5, 8.5 या फिर 7.5 कितना है? तो देखिए रक्त जो है यानी ब्लड, इसका pH होता है 7.4 होता है।
ठीक है, यानी क्षारीय है, ठीक है, एल्कलाइन है, हमारा जो ब्लड है एल्कलाइन है। डेंसिटी कभी आपसे पूछ ले तो डेंसिटी होती है 1.55 से 1.065 इसकी डेंसिटी होती है, किसकी, ब्लड की। नेक्स्ट है धमनियां रक्त ले जाती हैं। धमनियां जो होती हैं ये रक्त कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, सिराओं से ले जाती हैं, हृदय से ले जाती हैं, पेट से ले जाती हैं, या फिर मांसपेशियों से ले जाती हैं। देखिए धमनियों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। धमनियां यानी कि आर्टरीज को कहा जाता है। आर्टरीज क्या करती हैं, ये ब्लड को हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाती हैं, यानी हार्ट से लेंगी। और कैसा ब्लड होता है आर्टरीज में, शुद्ध, यानी प्योरीफाई ब्लड होगा। शुद्ध रक्त को ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, जो कि कौन करता है, धमनियां यानी आर्टरीज करती हैं। और वेन्स का कार्य क्या होता है, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड को कहाँ पहुंचाती हैं, हार्ट में पहुंचाती हैं। तो धमनियां रक्त ले जाती हैं, हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, और ये रक्त कैसा होता है, शुद्ध होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन सा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन या फिर ग्लोबिन। तो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कंफ्यूज नहीं होना है ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन में भाग लेता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो लंग्स हैं उनके द्वारा आपने ऑक्सीजन को अवशोषित किया, ठीक है। अब वो ऑक्सीजन जब अवशोषित करेंगे तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को उन सेल्स तक पहुंचाएगा जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भाग लेना। जब लंग्स के द्वारा आप ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, शरीर के उन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। मानव में छोटी आंत की सामान्य लंबाई होती है, तो कितनी होती है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पर बात हो रही है। लंबाई कितनी होती है, 3 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर या फिर 1 मीटर। तो कितनी होती है, 6 मीटर होती है। यदि लार्ज की पूछ लिया जाए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है, ठीक है। और छोटी आंत की 6 मीटर होती है। नेक्स्ट है, बाइल जूस में उपस्थित होता है, क्या होता है बाइल जूस में उपस्थित, कैल्शियम, सेरोटोनिन, ब्लूरुबिन या फिर पोटेशियम। तो बाइल जूस जो है इसमें क्या उपस्थित होता है, ब्लूरुबिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, किसे कहा जाता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट, जिसे हम क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो जो किडनी है इसकी क्रियात्मक वह संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो इसकी फंक्शनल यूनिट है किडनी की, नेफ्रॉन जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बीन शेप्ड ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है जो बीन शेप्ड का दिखाई देता है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है या फिर गॉल ब्लैडर है। तो किडनी जो होती हैं ये कैसी होती हैं, बीन शेप्ड की दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखिए हम पिक्चर में तो आप देख भी रहे होंगे कि बीन शेप्ड की आपको दिखाई देती हैं। किडनी संख्या में कितनी होती हैं, 2 होती हैं। आकृति बीन शेप्ड की होती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है। जो दाहिनी किडनी है, ठीक है, राइट साइड की जो है, तो ये कैसी होती है, लेफ्ट साइड से थोड़ी नीचे होती है। यदि इनके बारे में और कुछ पूछा जाए तो देखिए इनकी लंबाई वगैरह पूछ सकता है। तो 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 6 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। 3 सेंटीमीटर मोटी होती हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, 11 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। नेक्स्ट है,
मूत्र में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरिन, आपने देखा होगा यूरिन कैसा होता है, येलो कलर का होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, नेफ्रॉन, बाइल या फिर यूरिया के कारण। तो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग येलो होता है। नेक्स्ट है, स्किन के द्वारा पसीने को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है। स्किन के द्वारा जो पसीने बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन, रेगुलेशन, प्रिसिपिरेशन या फिर एस्केलेशन। तो इसे क्या कहा जाता है? पर्सिपिरेशन इसे कहा जाता है। स्किन क्या है? एक उत्सर्जित अंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसके द्वारा कुछ उत्सर्जित हो रहा है, कुछ क्या यानी पसीना हो रहा है, और पसीने को बाहर निकालना, पसीने का आना, इसे क्या कहते हैं? पर्सिपिरेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? कहाँ होता है इंसुलिन प्रोड्यूस? आइसलैंड और पैनक्रियाज में, ओवेरी में, एड्रिनल ग्लैंड में या फिर नन, यानी कहीं नहीं। तो कहाँ होता है? आइसलेट्स ऑफ पैनक्रियास, यानी कि हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? लैगरहैंस द्वीप। लैगरहैंस द्वीप जो है, यहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, पैनक्रियाज की जो आइसलेट्स द्वीप है, यहाँ से दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। तो जो बीटा होती हैं, ये वाली जो कोशिकाएं होती हैं बीटा सेल्स, ये इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है। बीटा सेल्स क्या करती हैं? इंसुलिन बनाती हैं। जो यकृत में ग्लूकोज होती है उसको क्या करेंगी? ग्लाइकोजन के रूप में उसको स्टोर कर देती हैं बीटा सेल्स, ठीक है, इंसुलिन बनाती हैं। जो अल्फा होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, ये क्या करती हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती हैं। ग्लूकेगॉन हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा। इसका कार्य क्या होता है? यकृत में जो ग्लाइकोजन होती है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जब भी कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो यकृत क्या करता है, यानी हमारा जो लीवर है ये क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देगा। और ये किसके द्वारा हो रहा है? ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा ये प्रोसेस उत्पन्न होता है, और जो कि अल्फा कोशिकाओं से सीक्रेट होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रेटिनिज्म डिसीज किस हार्मोन की कमी से होती है? क्रेटिनिज्म डिसीज होती है किस हार्मोन की कमी से होती है? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर नन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेटेड होता है। यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में क्रेटिनिज्म देखा जाता है थायरॉक्सिन की कमी होने पर, जिससे क्या होता है? बच्चे की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, बच्चे बौने रह जाते हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, ठीक है। एक होता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा जो होता है इसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा? टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, पल्स रेट लो हो जाएंगी, और क्या होता है इसमें? ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सब किस में हो रहा है? तो ये सब हो रहा है मिक्सिडिमा में, ठीक है, मिक्सिडिमा। क्रेटिनिज्म में क्या हो रहा है? शरीर के जो शारीरिक मानसिक वृद्धि है वो रुक जाती है और बच्चे बौने रह जाते हैं, और ये सब किसके कारण होता है? थायरॉक्सिन की कमी होने पर, ठीक है। गोइटर के बारे में आप सुना होगा आपने, तो वो भी किसके कारण हो रहा है? थायरॉक्सिन की कमी के कारण होता है। गोइटर में क्या होता है? जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा, वो फूल जाती है जिसे गोइटर कहा जाता है, घेंगा रोग। तो ये तीनों ही चीजें होती हैं थायरॉक्सिन की कमी के कारण। आगे बढ़ते हैं, मूत्र में शुगर की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? मूत्र में शुगर की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसीमियूरिया, हिमैटोयूरिया या फिर नन। तो क्या कहलाती है? तो ये स्थिति कहलाती है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है? जब जो शुगर है वो यूरिन में आने लगे उसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। और ये कंडीशन कब देखी जाती है? डायबिटिक पेशेंट में ये कंडीशन देखी जाती है। नेक्स्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है कैसा है? मेल हार्मोन है। कहाँ से ये सीक्रेट होता है? कहाँ से स्त्रावित होता है? टेस्टिस से, ओवेरी से, एपिडर्मिस से या फिर यूट्रस से। तो देखिए, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, हमने बात की थी लेडिंग सेल्स की, ठीक है, लेडिंग सेल्स होती हैं उनके द्वारा
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये सिक्रेटेड होता है। ये लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, टेस्टिस में होती हैं। जो टेस्टिस की लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। नर्व लैंगिंग हार्मोन जिसे कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा, मेल हार्मोन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामान्य वयस्क मानव का रक्त दाब mmHg में दर्शाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 80, 120 60, 120 100, 220 80, तो कितना होता है। देखिए क्वेश्चन एक चीज और है यहाँ पर, आप इनको याद रखिएगा, mmHg में जो रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर है, उसको मापा जाता है, ठीक है। और ये नॉर्मल जो होता है कितना होता है, 120 से 80 होता है। यदि 120 और 80 जो है इससे ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसमें जो 120 है ये क्या है, तो 120 होता है सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक होता है। और जो 80 है ये होता है डायस्टोलिक। तो ध्यान में रखिएगा, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए और सिस्टोलिक 120 होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होता है तो बीपी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टोलिक दाब होता है जब, सिस्टोलिक दाब कब होता है, जब रक्तदाब निम्न होगा, रक्तदाब सर्वाधिक होगा, रक्तदाब नहीं के बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसा कि हमने बात की थी, सिस्टोलिक कौन सा होता है, 120, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। जब रक्तदाब सर्वाधिक होगा 120 होगा जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक आपका कितना होता है, 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टोलिक की बात की गई थी। नेक्स्ट है रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्त स्राव हो सकता है। यदि कोई पेशेंट है उसको चोट लगी है, चोट के कारण यदि अत्यधिक ब्लड उसका बह रहा है तो उसको क्या कहेंगे, हीमोफीलिया, अल्प रक्तदाब कहा जाएगा, एनीमिया कहा जाएगा या फिर धमनी रक्त स्राव से कहा जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन को हीमोफीलिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन या इनमें से सभी। तो कौन सी पाई जाती है, तो देखिए जो प्लाज्मा है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है कौन सी है, ग्लोबुलिन भी पाई जाती है, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन, ये तीनों ही प्रोटीन पाई जाती हैं। एक और प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी आपकी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा में पाई जाती हैं। चारों ही प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन, चारों ही प्लाज्मा में पाई जाती हैं। पूछ ले कितने % प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, तो 7% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, जिसमें आपकी ग्लोबुलिन है, फाइब्रोनोजन है, एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्फिग्नोमोनोमीटर में से क्या नाप सकते हैं, क्या नाप सकते हैं, माप सकते हैं इससे, नाड़ी दर, श्वसन दर, रक्तचाप या फिर सभी। तो स्फिग्नोमोनोमीटर से क्या माप सकते हैं, इससे रक्तचाप मापा जाता है, ब्लड प्रेशर इससे नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिलीलीटर मूत्र एकत्र हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, तो कितना यूरिन स्टोर हो जाता है, तो कितना यूरिन स्टोर होता है, 200 से 250, 400 से 500, 500 से 1000 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे यूरिन आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो कैसी कंडीशन में, जब 200 से 250 या 300 ml यूरिन स्टोर हो जाता है तब यूरिन त्याग करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। यूरिन का पीएच कभी आपसे पूछ ले तो पीएच होता है 6। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा गया है, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो होती है 1.020 से 1.030, ठीक है, 030 ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये पॉइंट है।
यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है। 1.020 से 1.030 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। कभी भी आपसे पूछ ले स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको पता होना चाहिए पीएच कितना होता है, 6 होता है, यानी एसिडिक होता है यूरिन, ठीक है। और 200 से 300 यूरिन जब स्टोर हो जाता है तब आपको लगता है कि हाँ हमें वॉशरूम जाना है, यूरिन आ रहा है। नेक्स्ट है कशोरोरज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी होती हैं? 13, 31, 33 या 23। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि देखिए एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कितनी अस्थियां, कितनी हड्डियां होती हैं। एक होता है क्वेश्चन कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं। तो 13 होती हैं, 31 होती हैं, 33 होती हैं या फिर 23 होती हैं। तो ये कितनी होती हैं? 31 जोड़ी नर्व्स होती हैं। कौन सी होती हैं? यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए, ठीक है, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं, येलो कलर की जो आप देख रहे हैं, ये कितनी होती हैं? 31 होती हैं, जिसमें 12 जोड़ी आपकी होती हैं क्रेनियल नर्व जो कि कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं, और 31 जोड़ी होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो होती हैं वो कौन सी होती है? 31 जोड़ी। अब एक चीज यहाँ पर आप समझिए, ये होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में अस्थियों की संख्या यदि पूछ ले आपसे तो कितनी होती है? तो वयस्क अवस्था में तो ये 26 हो जाती हैं, लेकिन बच्चों में 33 होती हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, नर्व्स पूछे तो 31 होती हैं, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियां पूछे, बोन्स पूछे तो कितनी होती है? 33 होती हैं। वयस्क अवस्था में ये हो जाती हैं 26 यानी 26 हो जाती हैं, ठीक है। दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, कौन से हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या फिर तीनों। तो ये तीनों ही क्या है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्टर्नम को कहते हैं। स्टर्नम जो होती है कौन सी हड्डी होती है? हसली की, सीने की, कंधे की या फिर कॉलर बोन ये होती है। तो देखिए जो स्टर्नम है ये होती है सीने की हड्डी, ठीक है, बीच में स्थित होती है सीने में, ठीक है। लंग्स के बीच में जो स्थित होती है स्टर्नम होती है, सबसे मजबूत अस्थि होती है। कभी क्वेश्चन पूछ ले सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो स्टर्नम होती है। तो राइट आंसर इसका बी है। तो ये आपके 50 MCQ थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कहीं भी किसी को कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।